तो ठीक है बेटा, आज फिर एक नया लेक्चर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स का। अभी तक हम लोगों ने 9 लेक्चर देख लिया वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है, करीब करीब। तो अब जो है क्या बोलते हैं, हम लोग आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, देखेंगे ऑप्टिकल पाथ के बारे में। किसके बारे में बताओ? ऑप्टिकल पाथ के बारे में, यानी कि प्रकाशीय पथ के बारे में। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो इसको अभी हम लोग पहले स्टार्टिंग में समझेंगे, ठीक है, कि क्या है ऑप्टिकल पाथ, किसे कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के फिर आप अपने नोट्स में, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में आप उसको जरूर लिख लेंगे। बेटा नोट्स हमेशा खुद के लैंग्वेज में ही लिखते हैं, अपने खुद से ही बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी किताब को देख के छाप लो, या हमारी लिखवाई हुई चीज़ या किसी के द्वारा लिखवाई हुई चीज़ को छाप लो। नोट्स बेटा खुद से बनाया करो, इससे आपको आगे बहुत लाभ मिलेगा और आपको खुद की एक आदत बनेगी कि हाँ मतलब क्या बोलते हैं, नोट्स बनाने का, जो कि हमेशा हर जगह काम आएगा। चाहे आप वो, ठीक है ना, बीएससी करो, आगे एमएससी करो, कुछ भी करो, ठीक है, तो इसका लाभ आपको हमेशा मिलने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा ना। तो चलो ठीक है बेटा, देखते हैं, ठीक है ना, कि क्या है ऑप्टिकल पाथ के बारे में, उसकी पूरी नॉलेज लेते हैं। तो कोई दिक्कत बेटा? तो ठीक है बेटा, आप तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। पहले समझो ऑप्टिकल पाथ क्या है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे बेटा मान लो, खैर हेडिंग डाल दूं बेटा पहले, ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशीय पथ, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशीय पथ, ध्यान देना, मार्कर बेटा चल नहीं रहा है। एक मिनट, देखो देखो क्या है प्रकाशीय, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखो बेटा क्या है कि अगर मान लो कोई माध्यम हो, कोई भी माध्यम मैंने लिया, ठीक है, जैसे लो मैंने माध्यम के जगह पे जल ही ले लिया, वाटर, ठीक है, जल ले लिया, तो एक मिनट, ठीक है। अब मान लो बेटा क्या बोलते हैं, कोई प्रकाश आया, कोई प्रकाश आया वायु से या निर्वात से, यानी कि ऊपर जो है एयर है, ठीक है, एयर है आपका, वायु, कोई दिक्कत? तो आप जानते हो बेटा, अपवर्तन के पश्चात, यानी कि जब रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो प्रकाश की किरण है, जो मतलब जा रहा था सीधे, वो थोड़ा सा अपने पथ से क्या हो जाएगा बताओ? नॉर्मल की ओर डेविएट हो जाएगा। नॉर्मल की ओर डेविएट हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। हाँ, फिलहाल मैं अभी आपको अपवर्तन की घटना क्या होता है इस पर वीडियो नहीं बना पाया हूं, लेकिन इस चैप्टर में मैं हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या किया था। तो वहां पे आप देखे होंगे कि अपवर्तन की व्याख्या करते समय में अपवर्तन का जो बेसिक नॉलेज होता है वो मैं आपको दिया था, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। और रहा सवाल अपवर्तन का, तो वो भी बेटा इन फ्यूचर में बना ही दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बेटा क्या है कि एक एक करके ही वीडियो बन पाएगा, ठीक है। अब इकट्ठा सारा वीडियो नहीं बन सकता है, ठीक है, धीरे धीरे सारी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एयर है, ये आपका, ठीक है ना, जल है। मान लो बेटा टी टाइम में कोई टाइम टी माना, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है, कोई भी एक टाइम आप अपने मन में मान लो, ठीक है। टी टाइम में ये जो प्रकाश है, ये माध्यम में, ये माध्यम है ना, ये माध्यम है, और ये एयर है। एयर या वैक्यूम को लगभग एक ही तरह ट्रीट करते हैं, मैं बार बार बोला हूं, यानी कि ये वैक्यूम है, लो भाई वैक्यूम लिख दिया, यानी कि आपका निर्वात है, ठीक है बेटा, निर्वात है, लो भाई। तो मान लो टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में मान लीजिए डिस्टेंस तय किया, यहां से लेके यहां तक मान लो चला, स्मॉल टी टाइम में डिस्टेंस डी तय किया। कौन? प्रकाश, लाइट। लाइट जो है वो माध्यम में स्मॉल टी समय में डी डिस्टेंस तय किया। कहां पे बताओ? कहां पे? माध्यम में, यानी कि मीडियम में। कितने समय में बताओ? स्मॉल टी समय में कितना डिस्टेंस? डी डिस्टेंस।
अगर मान लो बेटा इस माध्यम का अपवर्तनांक n हो, n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो, अपवर्तनांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए अपवर्तनांक n हो इस माध्यम का, तो बेटा t टाइम में कितना डिस्टेंस चला है? सर d डिस्टेंस। d डिस्टेंस चला है, तो 100% तय है कि निर्वात में इसका मतलब वैक्यूम में स्मॉल t टाइम में nd डिस्टेंस चलेगा। कौन? प्रकाश। फिर सुनो ध्यान से एक बार, माध्यम में यानी किसी मीडियम में स्मॉल t टाइम में कितना डिस्टेंस चला है? d, और उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n। हाँ, अपवर्तनांक को कहीं कहीं न्यू से भी डिनोट करते हैं, न्यू। यस सर। न्यू से भी। मैं यहां पे इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हूं, किसका? वाटर का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब अपवर्तनांक की बात किया जाता है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। यस सर। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे आप ग्लास ले लिए, तो ग्लास का एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या कहलाएगा बताओ? ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। यस सर। किसी भी कोई भी माध्यम ले लिए आप, अपने हिसाब से कोई भी मीडियम मान लिए, आप डायमंड ही मान लो, हीरा, ठीक है। और अगर उस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोलो तो वो डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। इसका मतलब वह डायमंड का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। बेटा बात समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो ध्यान से, उसके बाद क्या है कि तो देखो फिर से आते हैं हम उसी जगह पे जहां से चीजों को छोड़े थे। तो ये माध्यम है, माध्यम में टी टाइम में प्रकाश कितनी दूरी चला? d डिस्टेंस। तो बेटा निर्वात में उतने ही समय में, अगर आपने टी का मान लो 5 सेकंड मान लिया, तो आपको निर्वात में भी 5 सेकंड के बारे में ही सोचना है। तो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा? nd। यही जो बेटा डिस्टेंस है ना nd, ये कहलाता है हमारा ऑप्टिकल पाथ। क्या कहलाता है बताओ? ऑप्टिकल पाथ, यानी कि प्रकाशीय पथ। बात आपको समझ में आया होगा? यानी कि प्रकाशीय पथ के बारे में सिर्फ इतना आप जान लो, इतनी जानकारी ले लो कि अगर कोई प्रकाश किसी माध्यम में, किसी मीडियम में जिसका अपवर्तनांक n है, अगर वहां t टाइम में d दूरी चल रहा है तो 100% है कि वह निर्वात में उतने ही समय में nd दूरी चलेगा। जैसे एक छोटा सा वैसे बात समझाने के लिए कुछ वैल्यू मान रहा हूं। मान लो बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझो पहले जरूरी है। मान लो बेटा मीडियम में, ठीक है, मीडियम की बात करूं पहले, यही वाटर की बात कर लूं। मीडियम में मान लो बेटा 5 सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल किया। कितना मीटर बताओ? 100 मीटर। ये कोई मीडियम है। yes, भाई चलो मान लो इस मीडियम को मैं मान लूंगा, ठीक है ना, जैसे यहां वाटर माना हूं इस बार, ठीक है ना। आप ग्लास मान लो, क्या मान लो बताओ? ग्लास मान लो, ग्लास बोलो भाई। अच्छा अब देखो, अच्छा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखोगे जनरली होता है 3/2। वहां नहीं आ रहा है, सॉरी। देखो बेटा ध्यान दो, एक मिनट, थोड़ा जगह की दिक्कत है, ठीक है। यहां वैक्यूम लिख देता हूं, वैक्यूम, यस सर, ठीक है। निर्वात, तो ग्लास का एक मीडियम मैंने माना, ग्लास को एक मीडियम माना, जिसका मतलब क्या बोलते हैं, मैंने देखा कि लाइट 5 सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल किया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों आप पाओगे, जहां मैं केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, किसी के रिस्पेक्ट में बात ना करूं, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह के छोड़ दूं, तो आप अपने मन में बेटा ये जरूर समझ लेना कि यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रहा है, यहाँ बात निरपेक्ष अपवर्तनांक का हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लो है बेटा 3/2 होता ही है। अब जनरली देखोगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng 3/2 पाओगे। तो अब बात किया जाए, ठीक है ना, जैसे आपने मीडियम लिया तो 5 सेकंड में 100 मीटर चला। अगर आप
बात करोगे एयर का या वैक्यूम का, किसका बात करोगे? वैक्यूम का। तो अगर 5 सेकंड में बात करो, 5 सेकंड में बात करो, तो देखो मैंने यहां क्या लिखा है, n इंटू डी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू डी, डी माने डिस्टेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा कितना है बताओ? 3/2। यस सर। और बताओ कितना डिस्टेंस चला था? 100 मीटर। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ? 50 बार। 50 बार। 50 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा बताओ? सॉरी, 50 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट, ठीक है ना, तो हो जाएगा 150। यस सर। कितना हो जाएगा? 150। तो ये मेरा हो गया क्या बताओ? ऑप्टिकल पाथ। क्या हो गया? ऑप्टिकल पाथ। यहाँ ऑप्टिकल पाथ किसके रिस्पेक्ट में बात चला? ग्लास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ हमने जो मीडियम लिया था किसका लिया था? ग्लास। इसके पहले समझाने के लिए क्या लिया? एक वाटर। तो बात आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही ऑप्टिकल पाथ है। हाँ, रहा सवाल कि सर ऐसे n इंटू डी कहाँ से हो जाएगा, तो इसका डेरिवेशन भी मैं करके आपको दिखा दूंगा, इसका प्रूफ भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप धैर्य रखे रहिए बेटा, ठीक है ना, और लास्ट तक जुड़े रहिए। ऐसा ना है कि 20 तक देखिए फिर वहां से चले जाइए। जब पूरी की पूरी आप वीडियो पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे तो जाके आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे प्रूफ हुआ और कहां से कोई चीजें आया। पहली बात। दूसरी बात तो यह है कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसके पहले जितने भी वीडियोज बनाया गया हो आप उसको जरूर देख लीजिए, उसको प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि उसके पहले कुछ जानकारियां, कुछ बेसिक नॉलेज उस चैप्टर के बारे में देते हुए ही इस वीडियो तक हम पहुंचे हैं। तो उसको देखना आपको बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें हैं। और तीसरी बात क्या बता रहे? तो दूसरी बात, तीसरी बात क्या है बेटा, कोई भी चैप्टर हो तो उस चैप्टर में कभी कभी क्या होता है कि जैसे 11th के चैप्टर्स का यूज पड़ जाता है, 10th के चैप्टर्स का यूज पड़ जाता है। जैसे आज ही मैं, ठीक है ना, खैर आज क्या, आज शायद समय नहीं बचेगा, कल मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, उस वीडियो में आप देखोगे कि मैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। डॉपलर इफेक्ट। अब 11th में जब बच्चा मतलब क्या बोलते हैं ध्वनि वगैरह के बारे में पढ़ता है, यानी कि वेव के बारे में पढ़ता है, तो वहां डॉपलर प्रभाव समझाया गया है। तो मैं आज मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जब डॉपलर प्रभाव आपको पढ़ाऊंगा तो शायद मैं उसका कुछ वैसे बेसिक बातें थोड़ी बहुत बता दूं, लेकिन उतना डीप नॉलेज नहीं दे पाऊंगा जितना डीप नॉलेज उस चैप्टर को पढ़ने में आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसकी हर कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया जाएगा, छोटी से छोटी चीजें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, हर चीजें बताया जाएगा। लेकिन जब उसका कोई यूज पड़ जाता है तो बोल दिया जाता है भैया देखो इतना जान लो, ऐसे जान लो, ये चैप्टर चलेगा तो फिर आगे वीडियो बनाया जाएगा। आप शायद हमारी फीलिंग को समझ रहे होगे, चाहे कोई भी फिजिक्स का टीचर हो या केमिस्ट्री का ही टीचर हो, अगर चीजें अगर यूज पड़ रही हैं तो सब चीजों में सब चीज बताने नहीं लगेगा। जैसे मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट हो, अब वहां पे इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की यूज पड़ गई, तो ऐसा नहीं ना कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री की पूरी चैप्टर से पढ़ा दिया जाएगा। हाँ ये है कि उतना फिर भी हम लोग बाजू में लिख दिया करेंगे फार्मूला या कुछ समझाने वाली बातें, कि आप जो टॉपिक करंट में चल रहा उस टॉपिक को समझ सको, इतना हम जरूर प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। तो इस असमर्थता को हमारी आप समझिएगा कि हम ऐसा क्यों किए। तो जहां भी कोई चीजें होंगी जो पीछे चैप्टर्स का या पिछले क्लास के चैप्टर्स का अगर यूज पड़ेगा तो मैं आपको रफली उसके बारे में बता दिया करूंगा, जिसकी वजह से आपको ये ना रहे कि आप बिल्कुल उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसी के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस फीलिंग को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो आपको कहानी समझ में आ गया होगा कि क्या है। बस ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है कि यदि प्रकाश की किरण किसी n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले यानी कि अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्मॉल t टाइम में d डिस्टेंस ट्रेवल करे, स्मॉल t टाइम में d डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल करे, तो उतने ही समय में वैक्यूम में वह nd दूरी यानी कि nd डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और यही जो आपका nd डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा बताओ? ऑप्टिकल पाथ। कोई दिक्कत बेटा? तो क्या इसका प्रूफ देखिए? ठीक है, तो बेटा आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन बना के ऑप्टिकल पाथ का आप लिखो। पहले आप बातों को समझ लो कि मैंने क्या बोला और उसको अपने लैंग्वेज में बना के लिखो। उसका एक अलग फीलिंग होगा, उस नोट्स का अलग फीलिंग होगा। आप जब जब पढ़ोगे तब तब आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, ठीक है, तो आओ, ठीक है ना, देखते हैं
कि इसकी प्रूफ क्या है, कैसे है, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, देखिए ओके, ठीक है। देखो आइए इसकी प्रूफ देखते हैं, ऑप्टिकल पाथ का प्रूफ। ठीक है, Yes. देखो बेटा, देखो क्या है कि बेटा मान लो मैं यहाँ पे कोई एक माध्यम लिया, ठीक है, हाँ। जैसे लो भैया मैं वाटर ही ले लिया, इसके पहले भी मैं लिया था। देखिए वीडियो में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ तक, चलिए ठीक है। मैं जान के थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ कि बाकी डेरिवेशन जो है मैं दूसरे साइड कर सकूं, ठीक है। हाँ सर। अब देखो मान लीजिए ये आपका, अरे सॉरी, ठीक है, एयर तो ये है, ठीक है ना, वैक्यूम लिखना ज्यादा उचित होगा, वैक्यूम निर्वात है। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये बेटा आप कोई भी मीडियम मान लो, मैं मीडियम लिख के छोड़ दे रहा हूं यहां। वाटर मतलब फिलहाल मैंने बोला है वाटर भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, ग्लास ही ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें एक लाइट ट्रेवल कर सके। तो मैंने क्या किया कि इसे जो है कोई भी मीडियम लिख दिया, बस लिख दिया माध्यम, माध्यम लिख दिया, माध्यम। इसका मतलब ये मीडियम है, क्या है बताओ? मीडियम। ठीक है ना, इसकी इंग्लिश क्या होगा बताओ? मीडियम। मीडियम। यस सर। ठीक है, हाँ सर। अच्छा अब देखो लाइट जो है वैक्यूम में हम जानते हैं कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से चलता है। लाइट जो होता है वो वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है। ये बात पहले भी मैं बताया हूं और शायद आप जानते भी होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा अगर बात पे बात आया तो बताएंगे, चाहे थोड़ा सा ही बताएंगे, ये बात हमेशा कहते हैं हम। और उसी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड को सी से डिनोट करते हैं, यानी कि लाइट जो है वो वैक्यूम में सी से ट्रेवल कर रहा है। हाँ सर। बोलो, यस सर। ये एक मीडियम है। हाँ, ये 100% अगर ये मीडियम है तो वैक्यूम के तुलना में ये सघन होगा, इसका मतलब ये डेंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, डेंसर होगा। लाइट आया, जाना चाहता था सीधा, ऐसे जाना चाहता था, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा बताओ? डेविएट हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की ओर। यस सर। चलिए भैया, ये एंगल आप जानते हो कि ये एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस सर। ये एंगल बताओ क्या है? ये एंगल है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल चाचा का नियम, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये सारी चीजों का डिस्कशन अभी मैं हाइगेंस के सिद्धांत से जब किया था तो वहां ये बात को प्रूव भी किया था हाइगेंस के सिद्धांत के बेस पर। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेक्चर शायद बड़ा हुआ था, लेकिन जो भी था मतलब पूरा बेटा क्लियर कट था, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अच्छा, तो ये आई है और ये आर है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां लाइट आई किस स्पीड से आई? सी से। सी की वैल्यू कितनी होती है बताओ? सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड। यहां लाइट की स्पीड को बेटा मैं क्या मान लिया? v। क्या मान लिया? v। अच्छा, हाइगेंस के सिद्धांत में आप ये भी जानते होंगे कि ये जो लाइट है, खैर वेव मतलब क्या बोलते हैं, वेव्स के फॉर्म में चलता है, लेकिन जब किसी सघन माध्यम में चलता है, मतलब किसी डेंसर मीडियम में चलता है, तो वह वैक्यूम के रिस्पेक्ट में थोड़ा स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। हाँ, वो अलग बात था कि न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत में, यानी कि न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट में, इस बात की उल्टा बात उन्होंने कहा था कि सघन में तेज होता है और विरल में स्लो होता है। ये न्यूटन ने कहा था, जो कि मतलब फोकॉल्ट, मैं आपको बताया था, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, फोकॉल्ट ही थे ना, फोकॉल्ट, ठीक है, जिन्होंने आके मतलब क्या बोलते इस बातों को अपने एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्रूव किया कि नहीं ये बात गलत है।
बेटा क्या है, मैं पीछे की बातें थोड़ी थोड़ी चैप्टर का इसलिए छेड़ देता हूं कि वो चीजें आपके माइंड में क्लिक करें कि हाँ ऐसा कुछ बताए थे, आपको याद पड़े। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब रिवीजन नहीं करते हैं, और हमारा क्या है कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं सिर्फ आपको नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप रिवीजन करते हो, मैं उस बच्चे को भी पढ़ा रहा हूं जो रिवीजन नहीं करते हैं। तो फिर भी मेरा अंतिम प्रयास यही रहेगा कि मैं बार बार चीजें कह के उनके माइंड में स्टोर कराता जाऊं कि देखो ऐसा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है। तो ये सी है प्रकाश का वेग निर्वात में, ये माध्यम में v है। अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो एक फार्मूला होता है, और ये भी मैं बताया था लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूं कि ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ठीक है ना। ये आपका वैक्यूम जो है वो फर्स्ट मीडियम है, ये मीडियम जो है वो सेकंड मीडियम है। मैं मीडियम लिख के इसलिए छोड़ दिया, क्वेश्चंस चाहे ग्लास के लिए भी आ सकता है, वाटर के लिए भी आ सकता है, डायमंड के लिए आ सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए आ सकता है। तो मेरा मानना यह था कि चलो मीडियम लिख के छोड़ देते हैं, बच्चा समझ जाएगा किस मीडियम की बात हो रही है। इतना समझदार तो आप हो यार, ठीक है। अच्छा तो ध्यान देना। अच्छा तो अब क्या है कि फॉर्मूला बेटा होता है, फॉर्मूला, ठीक है ना। फ्रॉम फॉर्मूला मैं आपको बताया था 1n2 1n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह इक्वल होता है फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है किसकी, लाइट की, और सेकेंड मीडियम में जो स्पीड है किसकी, लाइट की, उनके रेशियो के, यानी कि v1 अपान v2 की। क्या मैंने कभी बताया आपको? हाँ सर। 1n2 इज इक्वल टू v1 अपान v2। अच्छा देखा करो समझा करो, ठीक है। हम लोग उस प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं जो आपने कुछ देर पहले n/d देखा, ऑप्टिकल पाथ देखा, उस प्रूफ की ओर चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे पहुंचेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ो बच्चों बहुत इत्मीनान से पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, जितनी भी देर पढ़ो। कोई दिक्कत नहीं है कि आप 20 घंटा ही पढ़ो, आप 20 घंटा ना पढ़ो, आप 20 मिनट ही पढ़ो, लेकिन वो 20 मिनट में आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन जुड़ी होनी चाहिए। आप अपना पूरा 100% झोंक दो उसमें। हाँ ये चीज जानो, ठीक है ना। देखो तो अब बताओ कहां से आ रहा था, बताओ वैक्यूम से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वैक्यूम v माने वैक्यूम, पहला माध्यम, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 मतलब मीडियम, यहां पे लिख दिया m माने मीडियम, बोलो, इज इक्वल टू v1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, क्या है बताओ, c, अपान v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, क्या है बताओ, v। हाँ ये जो v है वो c से गारंटी है कि कम होगा। हाँ ठीक है ना। ये कंडीशन जरूर मतलब कहीं लिख दे रहा हूं मैं कि v लेस देन c, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से ऑलवेज कम ही होगा। अच्छा अब बात आया v है, यहां वैक्यूम आ गए। बेटा देखो जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो अभी इसके पहले ही मैं आपको बताया उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी हिंदी होती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। मैं हिंदी और इंग्लिश बेटा थोड़ा सा दोनों मतलब बताते रहता हूं, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब क्या बोलते हैं हर बच्चे पढ़ लें। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी जुड़े हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हैं, तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं दोनों में बताया करूं। तो थोड़ा सा क्या होगा कि आप लोग भी साथ साथ मतलब एडजस्ट करिएगा थोड़ा बहुत। अगर आप इंग्लिश मीडियम के होगे तो एडजस्ट करिएगा, आप अगर हिंदी मीडियम के होगे तो भी एडजस्ट करिएगा, ठीक है बेटा। और फिलहाल मैं बता दूँ आपको, तो मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरी इंग्लिश वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या बच्चों के बीच में रहते रहते पढ़ाते पढ़ाते कुछ हद तक सारी चीज़ों का इंग्लिश वर्ड्स में भी जान गया हूं कि थोड़ा बहुत आपको पढ़ा ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ठीक है, उम्मीद है कि मतलब बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो देखिए ये हमारा क्या है बताओ, वैक्यूम। तो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है बेटा तो आगे वाली अगर चीजें ना भी लिखो तो भी चलेगा। जब एब्सोल्यूट की बात होती है तो सबको जानता है कि यहां पे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही बात हो रहा है।
हाँ सर। तो ये वैक्यूम लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो अगर ये वैक्यूम हट गया तो यहाँ पे लिख दिया NaM, यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो यस सर। यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना कह के छोड़ दिया तो जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ बात वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यस सर। इज इक्वल टू C यस सर। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम यानी कि निर्वात में अपान B। बोलो हाँ, किसी किसी बुक में अब इसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ ग्लास लिखा रहेगा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, इसी मीडियम की जगह वाटर लिखा रहेगा तो वाटर का हो जाएगा। तो आओ मैं इसी NaM को मैं केवल N मान ले रहा हूँ, N यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है ये जो हमारा NaM है यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, ठीक है, वह बराबर क्या मान लिया N, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N, ठीक है, N अपान C/V। दिक्कत? नो सर। अच्छा भैया अब बताइए, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इस V को इधर भेज दूं, इस V को, बोलो यस सर। तो बताओ इस V को इधर भेज दूं और इस N को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? सर V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू C/N। C/N, बहुत सही। V इज इक्वल टू C/N, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात क्लियर? यस सर। ओके देखो अब आगे देखो, आप फार्मूला जानते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं सर। बताओ, मैं माना कि टी टाइम में मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? D डिस्टेंस। स्मॉल d डिस्टेंस। Yes, sir. पहले मैं समझाते समय पहले ही मान लिया था, ठीक है ना। तो बताओ, ठीक है ना, इधर देखो बेटा, चूंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, एक मिनट, यहां तक आ रहा है ना क्लियर? हाँ सर। चलिए ठीक है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो बेटा, यस सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ मीडियम में किस स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से। कितना टाइम लिया? स्मॉल t। कितना डिस्टेंस चला? स्मॉल d। तो बताओ स्पीड v इज इक्वल टू d/t। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। और बताओ इक्वेशन फर्स्ट से क्या v की वैल्यू उठा के यहां रख सकता हूं? हाँ सर। इक्वेशन फर्स्ट से। तो बताओ v के स्थान पे क्या रख दूंगा? C/N। C/N। यस सर। क्या रख दूंगा बताओ? C/N। C/N बराबर यहां क्या हो जाएगा बताओ? D। d/t। अब यहां से मैं t की वैल्यू निकालना चाहता हूं, स्मॉल t की वैल्यू। तो स्मॉल t बराबर देखो, t को इधर भेजूंगा, बाकी c और n को इस साइड में भेजूंगा। तो बताओ n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? dn या nd। चलो भैया nd अपान c। ये टाइम निकल गया। यस सर। जो टाइम लगा किसको? प्रकाश को। कितना दूरी चलने में? स्मॉल d दूरी चलने में। कहां पे? माध्यम में। माध्यम कौन सा? कुछ भी हो सकता है, यस सर। कांच हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। अरे बोलो यार। हाँ सर। अच्छा, अब ये हमने टाइम निकाल लिया बेटा, इसका नाम मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो। यस सर। अब आइए बात करते हैं कि इतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा निर्वात में, इसका मतलब वैक्यूम में, इतने ही टाइम में। बोलो। तो चलो भाई, अब थोड़ा सा हमको जगह की बेटा कमी है, ठीक है। एक काम करिए आप लोग कि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूं कुछ देर के लिए, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके, जैसे भी आपको मतलब सुविधा हो, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके पहले खुद से नोट कर लीजिए, कहीं भूल ना जाए, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लो। एक मिनट, ठीक है ना। आ रहा है पूरा साफ, क्यों? चलो ठीक है बेटा, ठीक है, नोट हो गया होगा। थोड़ा सा क्या होता है कि नोट किए रहेंगे तो आगे ये सारी इक्वेशंस को आप देखोगे कि हाँ कहाँ कौन सा इक्वेशन था, क्या यूज पड़ेगा। खैर बहुत जल्दी आने वाला है, बस 1-2 मिनट में, ठीक है। तो बताओ बेटा ND अपान C। आइए बात करते हैं इन वैक्यूम। किसकी में बात करते हैं? इन वैक्यूम।
बोलो बेटा। यस सर। हाँ, अभी तक तो बात हो रहा था किसमें बताओ, मीडियम मीडियम में। में। ये बेटा ये किसके लिए बात थी बताओ, इतना मीडियम के लिए। इन मीडियम की बात थी, ठीक है ना, ये मीडियम की बात थी, मीडियम, ये बात मीडियम के लिए था अभी तक। इन वैक्यूम में बात करें, बताओ फिर यही फार्मूला लगाएंगे वैक्यूम के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। बोलो यार। यस सर। तो एक काम कर रहा हूं बेटा, स्पीड बताओ, स्पीड कितना है वैक्यूम में, सी। स्पीड कितना है बताओ। सी। देखो यही फार्मूला लगा रहा हूं, यही फार्मूला फिर से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड है सी, ओके सी लिख दिया। डिस्टेंस ये तो हमको निकालना ही है, डिस्टेंस इन वैक्यूम, बोलो, यानी कि डिस्टेंस इन वैक्यूम। वैक्यूम पूरा लिख दिया भैया लोग, डिस्टेंस इन वैक्यूम पूरा लिख दिया, अरे सॉरी, ठीक है ना, डिस्टेंस इन वैक्यूम अपॉन टाइम, टाइम बताओ, ठीक है ना, टाइम कितना लगा बताओ, स्मॉल टी, यस सर। क्योंकि हम उतने ही टाइम की बात करेंगे जितना टाइम मीडियम में बात किए थे। हाँ सर। अब बताओ भैया, अगर इस टी को इस साइड भेज दूं मैं, इस टी को, बोलो, तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, सी इंटू टी, हाँ सर। क्या हो जाएगा, सी इंटू टी। तो डिस्टेंस इन वैक्यूम, डिस्टेंस इन वैक्यूम, ठीक है, डिस्टेंस इन वैक्यूम सी इंटू टी बराबर सी इंटू टी की वैल्यू नकल मारो कहां से, इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो क्या आ जाए बताओ, एन डी अपॉन सी, सी से सी कैंसल, लाइट आ गया बच्चों, जैसे डेरिवेशन देखो कंप्लीट हुआ, लाइट आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। इधर देखो, तो इधर देखो, सी की जगह सी रखा, टी की जगह टी रखा, सी से सी कैंसल, क्या है बताओ, एन डी, एन और डी। मेरे भाई मुझे बता दो कि मैं कितना बताया था, डिस्टेंस एन डी बताया था, यानी कि टी टाइम में स्मॉल एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, ठीक है ना, अगर टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इस मीडियम की रिस्पेक्ट में उतने ही टाइम में अगर हम बात एयर या वैक्यूम की करें तो कितनी दूरी, ठीक है, चलेगा, एन डी। और इस एन डी दूरी को क्या बोलोगे, प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ। तो उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये भी एक लेक्चर था, इसी चैप्टर का लेक्चर था, यानी कि क्या बोलते हैं, लेक्चर नंबर हमारा 10वां है। थोड़ा सा लेक्चर्स बेटा थोड़ा ज़्यादा बेशक हो गया है, लेकिन आप पूरी चैप्टर्स पढ़ोगे तो एक चैप्टर आपका वेव ऑप्टिक्स का पूरी कंप्लीट पाओगे। अब एक दो और छोटे छोटे, ठीक है ना, हेडिंग्स हैं जिसको मतलब मैं आपको समझाऊंगा और वो अगले दिन समझाऊंगा। तो बेटा उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर तो बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं, और बेटा हम कोशिश ही कर सकते हैं समझाने का और आप कोशिश कर सकते हैं समझने का, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर हमारी और आपकी कोशिश दोनों की शिद्दत से हुई तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, चलते चलते नाम तो सुना ही होगा, ठीक है।